3 मई 2007 की रात पुर्तगाल के एक खूबसूरत रिजॉर्ट टाउन में एक 3 साल की बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। कुछ ही घंटों बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। लगभग 2 दशक, एक मासूम मुस्कान और एक जवाब जो अब तक नहीं मिला। मैडलिन मैककैन कहाँ है? इस केस ने पूरी दुनिया की पुलिस, मीडिया और आम लोगों को हिला कर रख दिया। और आज भी ये यूरोप के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। रात के करीब 10 बजे केट मैकैन अपने बच्चों को देखने अपार्टमेंट लौटी। पेटियों का दरवाजा खुला था, मैडलिन का बिस्तर खाली था। वो चीख पड़ी, उन्होंने उसे उठा लिया है, मैडलिन गायब है। कुछ ही मिनटों में पूरा रिजॉर्ट पुलिस, स्टाफ और मेहमानों से भर गया। रात भर तलाश चलती रही, मगर कुछ नहीं मिला। गैरी और केट मैकैन, दोनों पेशे से डॉक्टर, अपने 3 बच्चों मैडलिन और उसके जुड़वा भाई बहन शॉन और एमिली के साथ पुर्तगाल के प्राया दा लूज रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे थे। ये उनके 7 दोस्तों का एक ग्रुप वैकेशन था, जिसे बाद में मीडिया ने टापास 7 नाम दिया, क्योंकि हर शाम ये सभी दोस्त पास के टापास रेस्टोरेंट में डिनर करते थे, अपार्टमेंट से महज 100 गज की दूरी पर। हर 15 से 20 मिनट में ग्रुप में से कोई ना कोई जाकर बच्चों को चेक कराता। यही व्यवस्था उस रात भी चल रही थी। मैडलिन की बाईं आंख में एक खास काला निशान था, जो बाद में उसकी पहचान का सबसे अहम सुराग बना। उस रात करीब 9:15 ग्रुप की एक और सदस्य जेन टैनर अपनी बेटी को चेक करने जा रही थी, जब उन्होंने एक आदमी को सड़क पर देखा, जो एक सोई हुई पजामा पहने बच्ची को गोद में लेकर अपार्टमेंट से दूर जा रहा था। उन्होंने ये बात रेचल ओल्डफील्ड को बताई, जब ओल्डफील्ड ने उन्हें बताया कि मैडलिन गायब है। पुलिस ने इस गवाही की गहराई से जांच की, लेकिन बाद में एक ब्रिटिश व्यक्ति सामने आया और बताया कि वो अपनी ही बेटी को गोद में उठाए हुए था। कोई निश्चित मकसद कभी साबित नहीं हुआ। शुरुआती हफ्तों में जांच का रुख एक स्थानीय ब्रिटिश पुर्तगाली प्रॉपर्टी एजेंट रॉबर्ट मूरत की तरफ मुड़ा, जो अपनी मां की विला में रहता था, मैकैन के अपार्टमेंट से चंद मिनटों की दूरी पर। पत्रकारों को उसका जांच के इर्द गिर्द मंडराना संदिग्ध लगा, और उन्होंने ही पुलिस को इसकी सूचना दी। 15 मई 2007 को उसे आधिकारिक रूप से अर्गुइदो यानी संदिग्ध घोषित किया गया। पुलिस ने उसके घर पर सर्च डॉग्स के साथ छापा मारा, लेकिन कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। उसके एक रूसी बिजनेस एसोसिएट सरगेई मालिंका से भी पूछताछ हुई। जुलाई 2008 में मूरत को संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ, और बाद में उसने कई अखबारों पर मानहानि का मुकदमा जीता। 25 मई 2007 को पुलिस ने एक संदिग्ध पुरुष की सूचना मांगी, उम्र 35 से 50 के बीच, जो गायब होने वाली जगह के आसपास देखा गया था। जनवरी 2008 में मैककैन दंपति ने एक और स्केच जारी किया, एक ब्रिटिश पर्यटक की गवाही के आधार पर, जिसने घटना से करीब 2 हफ्ते पहले एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। दुनिया भर से मैडलिन जैसी दिखने वाली गोरी बच्चियों की देखे जाने की खबरें आती रहीं। जून 2007 में माल्टा के वेलेटा शहर में भी एक जोड़े ने ऐसा दावा किया, लेकिन हर बार जांच खाली हाथ लौटी। जुलाई 2007 में ब्रिटिश पुलिस ने 2 विशेष प्रशिक्षित कुत्ते पुर्तगाल भेजे, एडी, जो इंसानी शव की गंध पहचानने में माहिर था, और कीला, जो खून के निशान पहचानने में। अपार्टमेंट 5A की तलाशी में एडी ने सोफे के पीछे, मैककैन दंपति के बेडरूम की अलमारी के पास और मैडलिन के खिलौने कडल कैट पर शव जैसी गंध का संकेत दिया। कीला ने भी उसी जगह और केट के कुछ कपड़ों पर खून के निशान का इशारा किया। इसके बाद मैककैन परिवार द्वारा 24 दिन बाद किराए पर ली गई एक कार में भी दोनों कुत्तों ने इशारे दिए। अगस्त 2007 में ब्रिटेन की फोरेंसिक साइंस सर्विस ने इन नमूनों की जांच की। सोफे के पीछे की टाइल्स के नीचे खून के निशान मिले, लेकिन सैंपल डिग्रेड हो चुका था और नतीजे निर्णायक नहीं थे। कार की डिक्की से मिले डीएनए में मैडलिन के प्रोफाइल से 19 में से 15 घटक मैच हुए, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये यूनिक मैच नहीं है। ये निशान आज तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं, न पूरी तरह खारिज हुए, न पूरी तरह साबित। 11 अगस्त 2007 को पुलिस ने पहली बार माना कि मैडलिन की मौत भी हो सकती है। मामले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। फुटबॉल स्टार डेविड बेकहम तक ने टीवी पर अपील की, लेकिन 7 सितंबर 2007 को खुद केट मैककैन को 10 घंटे की पूछताछ के बाद संदिग्ध घोषित कर दिया गया। अगले दिन गैरी को भी। पुलिस का एक विवादित सिद्धांत था कि केट ने अपनी बेटी को ज्यादा नींद की दवा दे दी होगी और फिर अपहरण की कहानी गढ़ी होगी, ताकि इस लापरवाही को छुपाया जा सके। हालांकि 19 सितंबर 2007 को एवोरा के जिला अटॉर्नी जनरल ने फैसला सुनाया
कि मैकैन दंपत्ति के खिलाफ आगे पूछताछ के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। जुलाई 2008 में पुर्तगाली जांच पूरी तरह बंद कर दी गई और मैकैन दंपत्ति को संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2008 में केस की शुरुआती जांच के इंचार्ज रहे पूर्व इंस्पेक्टर गोंसाल्वो अम्ब्रल ने एक किताब लिखी, द ट्रुथ ऑफ द लाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मैडेलिन की मौत अपार्टमेंट में ही हुई थी, चाहे हादसे से या जानबूझकर, और माता पिता ने अपहरण की कहानी गढ़ी। मैकैन दंपत्ति ने इस किताब के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और सालों तक ये केस पुर्तगाल की अदालतों में चला। 2015 में एक लिस्बन कोर्ट ने मैकैन दंपत्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अम्ब्रल पर 5 लाख यूरो का हर्जाना लगाया। लेकिन 2016 में एक अपील कोर्ट ने इसे पलट दिया और 2017 में पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी अम्ब्रल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मैकैन दंपत्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार से ज्यादा भारी है। मैकैन दंपत्ति यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स तक गए, लेकिन 2022 में वहां भी उनकी हार हुई। ये जरूरी है समझना, इन फैसलों ने अम्ब्रल के दावों को सच नहीं ठहराया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि उन्हें अपनी राय लिखने का अधिकार था। 2011 में ब्रिटिश गृह सचिव थेरेसा मे की मंजूरी से स्कॉटलैंड यार्ड ने ऑपरेशन ग्रेंज नाम से अपनी खुद की जांच शुरू की। सालों में इस जांच पर 13 मिलियन पाउंड से ज्यादा खर्च हुआ। अक्टूबर 2013 में इस जांच से मिली नई जानकारी के आधार पर पुर्तगाली पुलिस ने भी अपना केस दोबारा खोला। लेकिन असली मोड़ आया जून 2020 में, जब जर्मन अभियोजकों ने क्रिश्चियन ब्रुकनर नाम के एक जर्मन नागरिक को आधिकारिक संदिग्ध घोषित किया और मामले को हत्या की जांच के तौर पर वर्गीकृत किया। ब्रुकनर 1995 से 2007 के बीच प्राइया दा लूज में रहता था, रिजॉर्ट से महज 1 मील दूर। वो छोटे मोटे काम करता था और उसे घरों में सेंधमारी का अनुभव था। इससे पहले वो 2005 में उसी रिजॉर्ट में एक 72 वर्षीय अमेरिकी महिला के बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका था और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के 2 अन्य पुराने मामलों में भी दोषी पाया गया था। जर्मन जांचकर्ताओं ने कहा कि उनके पास ठोस सबूत हैं, हालांकि फोरेंसिक सबूत नहीं। अक्टूबर 2022 में ब्रुकनर पर पुर्तगाल के उसी इलाके में 2000 से 2017 के बीच 5 अलग यौन अपराधों के आरोप लगे। जुलाई 2024 में एक जर्मन अदालत ने उसे इन सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिससे अभियोजकों की वो उम्मीद टूट गई कि इस मामले में सजा के दौरान मैडेलिन केस की जांच जारी रह सके। अभियोजकों ने एक अलग अदालत में दोबारा मुकदमे के लिए अपील की है, जिस पर फैसला अगले साल से पहले आने की उम्मीद नहीं है। ब्रुकनर को मैडेलिन के मामले में आज तक कभी औपचारिक रूप से आरोपित नहीं किया गया। सबूतों की कमी के चलते वो हमेशा किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता रहा है। 19 साल, एक मासूम मुस्कान और एक जवाब जो अब तक नहीं मिला। मैकैन दंपति ने हमेशा कहा है, हम कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हमें सच जानना है, हमें शांति चाहिए। मैडेलिन मैकैन कहाँ है, ये सवाल शायद कभी हल ना हो। अगर आपको लगता है सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।